Now today we are discuss about the new topic, that is the molecular basis of inheritance. In earlier period already learn about the inheritance and variation. मतलब किस वे से कैरेक्टर या ट्रेट इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये हमने लास्ट टाइम देखा है, लेकिन वहां पे हमने डिटेल नहीं देखा है. क्या डिटेल नहीं देखा है? वहां पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा है. क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स. 2 क्रोमैटिड्स वहां पे होते हैं. इनसाइड दैट ईच क्रोमैटिड इज द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोनीमा. यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोनीमाटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. हाईली कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड मैनर में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड दैट ईच क्रोमैटिड्स. ये हमने देखा है, लेकिन डीएनए कंटेंट एग्जैक्ट है क्या, उसके अंदर कौन कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ये हमने डिटेल नहीं देखा है. तो इस चैप्टर में ऑन द बेस ऑफ डीएनए, डीएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या है, डीएनए किस वे से इनहेरिट होता है, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, ये डिटेल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अब मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बेसिस पे कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और पेरेंट टू नेक्स्ट वन जनरेशन में क्या होता है, इनहेरिट कैसे होते हैं, ये हम डिटेल देखने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. अब डीएनए की डिस्कवरी कैसे है? डिस्कवरी ऑफ डीएनए. अब डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई है, मतलब एग्जैक्ट डीएनए कैसे हमें पता चला डीएनए को जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, डीएनए को एग्जैक्ट यहाँ पे इनहेरिटेंस पैटर्न में इन्वॉल्व कैसे होता है डीएनए, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं. अब फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ डीएनए. अब डीएनए डिस्कवरी से पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने क्या किया है, पहले ऑब्जर्व किया है. फ्रेडरिक मीचर, इस साइंटिस्ट ने इन 1869 में फ्रेडरिक मीचर ने यहाँ पे क्या किया है, डीएनए को आइसोलेट किया. मतलब डीएनए को आइसोलेट किया मतलब एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम देखेंगे. लेकिन उन्होंने क्या किया इन 1869 डीएनए इट एक्ट एज ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, डीएनए हमेशा डबल हेलिक मैनर में वो प्रेजेंट होता है. डीएनए 2 स्ट्रैंड होते हैं, वो भी किस वे से, डबल हेलिक मैनर में प्रेजेंट होते हैं डीएनए स्ट्रैंड. अब यहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया डीएनए स्ट्रैंड. फिर ये डीएनए कैसे आइसोलेट किया होगा, कहाँ से डीएनए आइसोलेट किया होगा, ये डिटेल हम देखेंगे. देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक मीचर ने यहाँ पे WBCs आपको पता है. व्हाट इज WBCs? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स. WBCs को हम बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स. ये व्हाइट ब्लड कार्पसल सेल्स आइसोलेट किया कहाँ से, पस सेल से आइसोलेट किया. काफी लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्ट पस सेल है क्या. पस सेल मतलब अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट अगर डैमेज होता है तो वहां से क्या निकलता है, व्हाइट एक पस निकलता है, दैट इज द पस. बराबर है, वो पस सेल्स है. फिर पस सेल से उन्होंने क्या किया, WBCs आइसोलेट किया. फिर इतना इजी है क्या WBCs आइसोलेट करना, तब तो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी. फिर WBCs कैसे आइसोलेट किया होगा? अब यहाँ पे सिंपल टेक्निक से उन्होंने आइसोलेशन की प्रोसेस की. पस सेल्स कहाँ से मिलते होंगे, पस सेल उसका सोर्स कहाँ पे है, दैट इज द लोकल फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे बैंडेजेस जो होते हैं, अगर कोई पार्ट डैमेज होता है तो वहाँ पे पस फॉर्म होता है, व्हाइट पस फॉर्म होता है. अब उन्होंने क्या किया है, लोकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने विजिट की है. मतलब काफी लोकल हॉस्पिटल से जो बैंडेज थे, बैंडेज के ऊपर क्या अटैच रहता था, जो भी डैमेज पार्ट है उसके ऊपर व्हाइट बैंडेज होता था. तो व्हाइट बैंडेज जो है, उस व्हाइट बैंडेज के ऊपर मतलब नीचे जो है वहाँ पे पस सेल्स काफी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. बराबर है. तो ये पस सेल्स आइसोलेट करने के लिए उन्होंने विजिट कहाँ पे दी, काफी लोकल हॉस्पिटल में विजिट दी. वहाँ से बैंडेजेस जो है वो वहाँ से आइसोलेट किया, मतलब कलेक्ट किया. अब यहाँ पे बैंडेजेस कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वहाँ पे पस सेल प्रेजेंट है. अब डायरेक्ट पस सेल से हमें डीएनए मिल सकता है क्या, WBCs मिल सकती है क्या, नहीं. तो उन्होंने क्या किया, प्रोसेस, जो पस सेल है उस डैमेज जहाँ पे जो बैंडेज पार्ट है उस बैंडेज को अटैच है, व्हाइट बैंडेज पार्ट है, उस मान लो ये व्हाइट बैंडेज है, वहाँ पे ये पस सेल अटैच. तो उन्होंने आइसोलेशन प्रोसेस की. आइसोलेशन प्रोसेस के लिए क्या किया उन्होंने, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बैंडेज कलेक्ट फ्रॉम लोकल हॉस्पिटल.
लोकल हॉस्पिटल से कलेक्ट किया बैंडेजेस को, और वहाँ पे जो बैंडेज है उसके ऊपर से उसे क्लीन किया विद द हेल्प ऑफ वाटर का यूज नहीं किया, वहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज किया। दीज बैंडेज क्लीन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन से उन्होंने वो जो बैंडेज है वो क्लीन किया। बाद में क्लीन करने के बाद जो बैंडेजेस है उसे क्लीन करने के बाद किससे क्लीन किया, सॉल्ट सॉल्यूशन से उन्होंने क्लीन किया। बाद में सॉल्ट सॉल्यूशन से क्लीन करने के बाद वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे जो भी पस सेल्स है ये पस सेल्स क्या हो रहे थे, वहां से रिमूव हो रहे थे। जब बैंडेज के साथ पस सेल अटैच है उसे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब क्लीन करते हैं तब वहां से वो जो भी पार्ट है वो क्लीन होता है और पस सेल आइसोलेट होते हैं, जो सेल्स है वो आइसोलेट होते हैं। अब सेल्स आइसोलेट होने के बाद, अब आइसोलेट हो गए सेल, फिर आइसोलेट होने के बाद उन्होंने क्या किया है, वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ली। अब कुछ व्हाइट स्पॉट वहां पे दिख रहे थे आइसोलेट करने के बाद, आइसोलेट होने के बाद वहां पे व्हाइट सेल्स दिख रहे थे। बाद में उसे वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया। सेपरेट होने के बाद, फर्स्ट प्रोसेस क्लियर होने के बाद जो कंटेंट मिलता था व्हाइट लाइक सब्सटेंस उसे किससे क्लीन किया है, वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन। मतलब ये अगर बैंडेज पार्ट है, यहाँ पे काफी सारा कंटेंट अगर प्रेजेंट है तो यहाँ से ये जो व्हाइट पार्ट है ये सेपरेट हो गया, लाइक दैट। ये व्हाइट पार्ट काफी सारा सेपरेट हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। बाद में वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन इसके ऊपर स्प्रेड किया, यहाँ से क्या मतलब उसे क्लीन किया विद द हेल्प ऑफ, फिर से वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन से क्लीन किया। जब उन्होंने वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन से क्लीन किया है तब यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लिया है, स्फेरिकल बॉडी जो है वो सेपरेट हो। अब यहाँ पे जैसे वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन से यहाँ पे क्लीन किया है, अब वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन से जब क्लीन करते हैं तब यहाँ पे जो ऊपर जो सेल वॉल है बराबर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीजनरेट होती है। क्या होता था यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ऊपर वो डीजनरेट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीजनरेट होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर एनिमल सेल है, तो फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, बराबर यहाँ पे क्या है साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, बराबर ये न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंटर। अब यहाँ पे जब वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन से उन्होंने क्लीन किया है, सेपरेट किया है या वॉश किया है, तब आउटर सेल वॉल डीजनरेट हुई। सेल वॉल की जगह हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीजनरेट। अगर आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीजनरेट हो गई तो वहां पे क्या मिलता था, स्फेरिकल बॉडी वहां पे दिखती थी, लाइक दैट, इस तरह। मतलब एक स्ट्रक्चर वहां पे दिखता था स्फेरिकल बॉडी का, ओवल शेप बॉडी वहां पे दिखती थी, दैट इज द न्यूक्लियाई। इसे बोला है न्यूक्लियाई, क्यों बोला है, न्यूक्लियस क्यों नहीं बोला, यहाँ पे तो हमने न्यूक्लियस लिखा, लेकिन वहां पे काफी क्वांटिटी में एक ग्रुप में काफी सारे न्यूक्लियाई वहां पे प्रेजेंट है। अगर काफी क्वांटिटी है तो उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियाई, लार्ज क्वांटिटी में न्यूक्लियस उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियाई, कॉमन पार्ट पे दिख रहे थे इसी वजह से उसे बोला है न्यूक्लियाई। देन दैट न्यूक्लियाई, अब ये काफी सारी क्वांटिटी है इसी वजह से इसे बोला गया है न्यूक्लियाई। देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, अगर हम देखेंगे न्यूक्लियाई विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिन, ये क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होता है न्यूक्लियाई का, उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लिन। ये न्यूक्लिन उसे नाम दिया है, पहले न्यूक्लियाई सेपरेट हो गए, बाद में उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन जो है दैट इज द न्यूक्लिन विच इज मेड अप ऑफ हाई फॉस्फेट कंटेंट। पहले क्या नाम दिया था उन्होंने, न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लिया वहां पे दिखते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, न्यूक्लिन, यहाँ पे न्यूक्लिन बोला। यहाँ नेक्स्ट क्या बोला, पहले न्यूक्लिया, काफी सारे न्यूक्लियस थे इसी वजह से ग्रुप में है न्यूक्लियस तो उसे बोला है न्यूक्लिया। देन उसके बाद न्यूक्लिया विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिन, मतलब यहाँ पे उसे नाम दिया है न्यूक्लिन बिकॉज द केमिक ऑन द बेसिस ऑफ दैट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उसे नाम दिया है न्यूक्लिन। देन दैट न्यूक्लिन विच इज मेड अप ऑफ हाई फॉस्फेट कंटेंट, ये जो न्यूक्लिन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है,
हाई फॉस्फेट कंटेंट प्रेजेंट है, इसी वजह से दैट न्यूक्लिक विच इज मेड अप ऑफ हाई फॉस्फेट कंटेंट, यहाँ पे हाई फॉस्फेट कंटेंट प्रेजेंट। अगर यहाँ पे हाई फॉस्फेट अगर कंटेंट है तो यहाँ पे हाई फॉस्फेट कंटेंट होने की वजह से इसका नेचर जो है, द नेचर ऑफ दैट इज एसिडिक। इसका नेचर क्या था? एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक नेचर होने के कारण द नेचर ऑफ दैट इज एसिडिक इन नेचर, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका नेचर, न्यूक्लिन का नेचर एसिडिक था। मतलब न्यूक्लिन विच इज मेड अप ऑफ हाई फॉस्फेट कंटेंट, हाई फॉस्फेट कंटेंट वहां पे प्रेजेंट है और इसका नेचर जो है वो क्या है? एसिडिक नेचर होने के कारण इसे नाम दिया है न्यूक्लिक एसिड। इसे नाम क्या दिया है? न्यूक्लिक एसिड। लेटर ऑन दैट न्यूक्लिन इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। इसे क्या बोला गया है? न्यूक्लिक एसिड। एसिडिक नेचर होने की वजह से, वहां पे हाई फॉस्फेट कंटेंट होने की वजह से इसे नाम क्या दिया है? न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे नाम दिया है। अब न्यूक्लिक एसिड अगर देखेंगे, उसके बाद फिर से उन्होंने रिसर्च किया न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। फिर न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप। विच आर दिस? न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप। विच आर दिस? फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। पहला कौन सा है? डीएनए और सेकंड वन कौन सा है? आरएनए। मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दो टाइप उसके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जैसे जैसे उन्हें सक्सेस मिलता गया, उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर रिसर्च करते गए और वहां पे क्या बोला है यहाँ पे? दैट न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। मतलब इस वे से उन्होंने क्या किया है? फर्स्ट डिस्कवरी किया। अब यहाँ पे WBC से उन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया डीएनए फ्रॉम फर्स्ट सेल, कलेक्ट किया लोकल हॉस्पिटल से, जो बैंडेजेस होते हैं वहां से वो फर्स्ट सेल आइसोलेट किया। आइसोलेट करने की प्रोसेस कौन सी है? वहां पे क्या मिक्स किया है? मिक्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। उस बैंडेज के ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन अगर डालते हैं तो वहां पे जो व्हाइट कलर के जो पार्ट है, व्हाइट पस जो है वो सेपरेट होता है इजीली। उसके बाद वहां से वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन मिक्स कर दिया उन्होंने। मिक्स करने के बाद क्या हुआ? उस फर्स्ट सेल में से न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेट हो गए और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब काफी सारे न्यूक्लियाई एक कॉमन पार्ट पे प्रेजेंट है, इसी वजह से इसे नाम दिया है। एक्चुअली इसे क्या बोलना चाहिए था? न्यूक्लियस, लेकिन क्या बोला गया है? न्यूक्लियाई, क्योंकि वो न्यूक्लियस ग्रुप में प्रेजेंट है, इसी वजह से इसे न्यूक्लियाई बोला गया। देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई इज न्यूक्लिन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट केमिकल कंपोजिशन उसे क्या बोला गया है? न्यूक्लिन बोला गया है, विच इज मेड अप ऑफ हाई फॉस्फेट कंटेंट। और न्यूक्लिन ये क्या है? हाई फॉस्फेट कंटेंट होने की वजह से इसका नेचर क्या हो गया? एसिडिक नेचर हो गया, इसी वजह से इसे बोला गया है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के, दैट इज द डीएनए एंड आरएनए। This is all about the first step for the isolation of DNA from the first cell or white blood cells. उसके बाद 19th century में mixture न्यूक्लिन was a mix or a mixture of protein and nucleic acid. There are two type of nucleic acid. First मतलब ये न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड और सेकंड वन दैट इज द प्रोटीन। अब यहाँ पे उसके बाद फिर से डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। अब यहाँ पे हमने ये प्रोसेस देखी है डीएनए कैसे फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं किया है डीएनए इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे? नहीं किया। मतलब द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। मतलब जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला है यहाँ पे? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। मतलब डीएनए को ही क्या बोला गया है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। मतलब डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोला गया है। कैसे बोला गया है? यहाँ पे काफी रिसर्चर ने क्या किया? यहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च किया। कब? 19 सेंचुरी, 1900 की सेंचुरी। मतलब 1900 जो है उस ईयर में यहाँ पे क्या किया उन्होंने? 19
सेंचुरी में काफी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया। अब वर्क करने के बाद हमें ये पता है सिंपल मैकेनिज्म, जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। हमने देखा है यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, बराबर। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। ये लोकल कंसेप्ट है, ब्रॉड सेंस में हम देख रहे हैं, बराबर। ऑन द सरफेस ऑफ डीएनए या ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ जीन। मतलब जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ये हमें पता चला। देन इनहेरिट, जीन का फंक्शन क्या है? जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने देखा है, जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिशन और इनहेरिट मतलब जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन और इनहेरिट कैरेक्टर और ट्रेट। अब 19वीं सेंचुरी में क्या पता चला? क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, बराबर है। फिर जीन क्या करता है? जीन इनहेरिट करता है क्या? कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये कैरेक्टर इनहेरिट करता है, ये हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने देखा है। फिर 19वीं सेंचुरी में यहाँ पे वो केमिकल कंपोजिशन और सभी कंपाउंड यहाँ पे ऑब्जर्व हो गए। देन केमिकल कंपोजिशन इज नथिंग बट द डीएनए एंड प्रोटीन। मतलब उसके बाद यहाँ पे इसका केमिकल कंटेंट मतलब जीन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गया। मतलब जीन विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, बराबर है। अब डीएनए और प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट होता है, जीन के अंदर डीएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा। दैट्स व्हाई these gene responsible for the inheritance of character or trait from parent to offspring। मतलब इसी वजह से वो क्या होगा? कैरेक्टर और ट्रेट इनहेरिट होता है। अब इनिशियली मैक्सिमम जो साइंटिस्ट थे, मतलब जेनेटिक्स वाले जो भी रिसर्चर थे, उन्होंने क्या बोला था? अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट ऑफ जीन इज नथिंग बट द प्रोटीन। मतलब काफी साइंटिस्ट यहाँ पे उनका व्यू क्या था? मेजर कंपोनेंट ऑफ जीन which is made up of large molecule of protein, hence protein cause variation observed within the species। अब मैक्सिमम साइंटिस्ट ने क्या बोला? अब कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला? डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिसर्च हुआ है, शुरू था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। उनके पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था क्या? नहीं। और यहाँ पे साइंस क्या बोलता है? अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, अगर प्रूफ है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसी के पास नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ? मैक्सिमम साइंटिस्ट ने क्या बोला यहाँ पे? दैट जीन विच इज मेड अप ऑफ मैक्सिमम कंपाउंड इज नथिंग बट द प्रोटीन। अब मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है जीन में, और दैट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन कहाँ पे होते हैं? स्पीसीज में, बराबर है। स्पीसीज में जो वेरिएशन होते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं उसमें जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। Large number of that gene which is made up of protein, and protein responsible for the variation create in a particular species। species में variation के लिए कौन responsible है? That is the protein। ये काफी साइंटिस्ट ने माना है, ऐसा नहीं कि काफी साइंटिस्ट ये यहाँ पे ये कंसेप्ट रखा है, लेकिन some scientists believe that DNA responsible for the इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। डीएनए की वजह से कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, लेकिन किसी के पास भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। इसी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर फिर से रिसर्च शुरू हुआ ड्यूरिंग 1928 टू 1952। अब देखो इसके बाद फिर से रिसर्च शुरू हुआ, मतलब काफी साइंटिस्ट ने क्या बोला है? प्रोटीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। अब इसके ऊपर रिसर्च जब शुरू होगा, कब रिसर्च शुरू हुआ? नियर अबाउट 25 ईयर का रिसर्च है। अब 25 ईयर का रिसर्च है, मतलब एग्जैक्ट अगर देखेंगे स्टार्ट कब शुरू हुआ था? ये 1928 ये शुरू हुआ था, और एंड कब हुआ? 1952। अगर ड्यूरेशन देखेंगे तो 25 ईयर का ये
ड्यूरेशन। अब 25 ईयर का जब ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में काफी साइंटिस्ट ने क्या किया, काफी रिसर्च किया। अब रिसर्च किया मतलब एग्जैक्ट क्या किया, देखो यहाँ पे अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना ओपिनियन रखा। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो अब यहाँ पे अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी पब्लिश की विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की। अब यहाँ पे देखो फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928, ये जो है ड्यूरेशन 25 ईयर का, मतलब एग्जैक्ट डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुआ। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, मतलब डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि काफी साइंटिस्ट का कहना क्या था, प्रोटीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू क्रिएट वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। स्पीसीज में वेरिएशन क्यों क्रिएट होते हैं, ड्यू टू स्पीसीज में वेरिएशन क्यों क्रिएट होते हैं, ड्यू टू स्पीसीज में वेरिएशन क्यों क्रिएट हो रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ये काफी साइंटिस्ट ने माना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंटली काफी साइंटिस्ट ने यहाँ पे प्रूव किया है। अब रिसर्च किसके ऊपर शुरू हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इज एक्ट एज ए डीएनए, डीएनए इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, इसके ऊपर रिसर्च हुआ। अब रिसर्च शुरू हुआ यहाँ, अब यहाँ पे देखो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, इस वर्ड के ऊपर रिसर्च हुआ फर्स्ट टाइम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने ग्रिफिथ ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट किया क्या है, देखो यहाँ पे स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, ये एक वेराइटी है which cause disease, that is the निमोनिया। निमोनिया क्यों होता है, मैमल को निमोनिया अगर होता है तो क्यों होता है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। ये क्या है, स्ट्रिप्टोकोकस मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया। ये जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया है which cause disease, that is the pneumonia। इसकी वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से, मैमल्स। मैमल्स में निमोनिया क्यों होता है, ड्यू टू कॉज ऑफ स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। अब ये स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी क्या है, ये बैक्टीरिया। क्या है, ये बैक्टीरिया, दैट इज द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया अगर कॉज होता है मतलब इन्फेक्ट होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो विच कॉज डिसीज, दैट डिसीज इज नोन एज निमोनिया। क्या होगा, निमोनिया। अब ये बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया क्या है, यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया इस वे से निकालते हैं, यहाँ पे कैप्सूल शेप वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बराबर। उसका सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उसका सरफेस जो है अगर स्मूथ है तो उसे बोलेंगे स्मूथ बैक्टीरिया, अगर रफ है तो उसे बोलेंगे रफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और साइज के बेसिस पे उसे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, हमने लास्ट टाइम देखा है। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया, ये ओवल शेप होता है, बराबर, कैप्सूल। अब इसमें दो स्ट्रेन होती है, ये स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी में दो स्ट्रेन प्रेजेंट होती है, एक इन्फेक्टिव और सेकेंड वन दैट इज द नॉन इन्फेक्टिव, मतलब एक पैथोजेनिक और सेकेंड नॉन पैथोजेनिक, या एक वायरुलेंट और सेकेंड नॉन वायरुलेंट। मतलब इस स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी में दो वेराइटी होती है, कौन सी, एक वायरुलेंट और पैथोजेनिक, और एक इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं उसे, बराबर। वायरुलेंट, पैथोजेनिक और इन्फेक्शियस। देन सेकेंड होती है नॉन वायरुलेंट, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन पैथोजेनिक, इसे बोल सकते हैं। मतलब अगर जो वायरुलेंट है वेराइटी स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया की, अगर वो इन्फेक्ट होती है तो वहां पे क्या होगा, विच कॉज दिस इज, दैट इज द निमोनिया। लेकिन सेकेंड जो वेराइटी होती है नॉन पैथोजेनिक, अगर वो इन्फेक्ट होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वहां पे डिसीज नहीं होगा, निमोनिया ये डिसीज नहीं होगा।
मतलब ये दो वेराइटी है बात। अब यहाँ पे जो दो वेराइटी है उसे नाम क्या दिया आपकी किताब में, देखो वायरुलेंट, स्मूथ, पैथोजेनिक एंड एनकैप्सुलेटेड एस टाइप। मतलब उसे सिंपल वे से हम बोल सकते हैं कैप्सुलेटेड स्मूथ वेराइटी और वायरुलेंट वेराइटी भी कह सकते हैं। मतलब उसे क्या बोलेंगे हम, कैप्सुलेटेड स्मूथ वायरुलेंट। अब यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे उसे हम, कैप्सुलेटेड स्मूथ। इसका नेचर क्या है, वायरुलेंट इन नेचर। ये वायरुलेंट, ये क्या है, वायरुलेंट वेराइटी है। एस टाइप भी कह सकते हैं इसे हम। एनकैप्सुलेटेड, इसे हम एनकैप्सुलेटेड एस टाइप, ये भी वेराइटी वहां पे बोल सकते हैं, एस टाइप। इसका नेचर क्या है, अगर ये कॉज होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट होती है ये, विच कॉज डिसीज, दैट इज द निमोनिया। इसके वजह से क्या होगा, निमोनिया। इसके वजह से क्या होगा, निमोनिया, ये डिसीज होगा पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन उसके बाद सेकेंड, यहाँ पे अगर देखेंगे हम नॉन कैप्सुलेटेड रफ, अब उसे बोला गया है नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप। अब देखो सेकंड यहाँ पे कौन सी है, नॉन कैप्सुलेटेड आर और रफ टाइप। अब इसे नाम दिया है नॉन कैप्सुलेटेड रफ टाइप और आर टाइप भी कह सकते हैं इसे हम। नॉन कैप्सुलेटेड आर, रफ का मीनिंग है आर टाइप भी कह सकते हैं इसे। नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप बैक्टीरिया, इसके वजह से डिसीज होता है क्या, ये टॉक्सिक नहीं है, पैथोजेनिक नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है। इसके वजह से इसका नेचर क्या है, नॉन वायरुलेंट इन नेचर। नॉन वायरुलेंट मतलब इसे बोलेंगे आप नॉन वायरुलेंट। अब नॉन वायरुलेंट है मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, निमोनिया कॉज नहीं होगा, बराबर है। निमोनिया होगा क्या यहाँ पे, नहीं, वो हेल्दी रहेगा पर्सन अगर इन्फेक्ट भी होती है तो। ये दो वेराइटी वहाँ पे प्रेजेंट, फर्स्ट और सेकेंड। अब यहाँ पे फ्रेडरिक मिशर ने, यहाँ पे जब ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, इसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया है तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, माइस सिलेक्ट किया। ये वर्क कहाँ पे किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया, माइस और रैट भी कह सकते हैं। अब माइस के ऊपर फर्स्ट टाइम उन्होंने वर्क किया, रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया, माइस पे। अब उन्होंने वहां पे फर्स्ट यहाँ पे एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट, देखो यहाँ एस स्ट्रेन मतलब ये एस टाइप, एन न्यूक्लिएटेड एस टाइप। इन्होंने क्या किया है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो वायरुलेंट है एस टाइप, वो उन्होंने इंजेक्शन से इंजेक्ट किया कहाँ पे, माइस। जब उन्होंने माइस को इन्फेक्ट मतलब इंजेक्ट किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया है, तब वहां पे कुछ समय के बाद ये जो माइस है ये क्या हुआ, डेड। क्यों डेड क्यों हुआ, क्योंकि इसका नेचर क्या है, एस टाइप का नेचर क्या है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, इन्फेक्शियस है। इसी वजह से विच कॉज डिसीज, और डिसीज होने की वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने वजह से वहां पे क्या हुआ, वो माइस मर गया, बराबर है। अब उसके बाद नेक्स्ट नॉन कैप्सुलेटेड ड्रग, ये सेकेंड वेराइटी जो है, सेकेंड स्पीसीज मतलब सेकेंड जो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट जो वेराइटी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, ये उन्होंने क्या किया, माइस के ऊपर इन्फेक्ट किया, इंजेक्ट किया, यहाँ पे अंदर इंसर्ट किया विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। तब ऑब्जर्व किया, कुछ समय के लिए ऑब्जर्व किया, लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया तब क्या था, यहाँ पे माउस की डेथ, सॉरी हाँ, सेकेंड इसमें माउस की डेथ नहीं हुई, फर्स्ट इसमें डेथ हुई थी, और सेकेंड इसमें जब ये आर टाइप इंजेक्ट किया माइस में तो ये क्या था, हेल्दी माइस था, मतलब उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था, उसके बॉडी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब वो लिविंग कंडीशन में था माइस। काफी समय ऑब्जर्व करने के बाद भी वो क्या था, लिविंग कंडीशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप कौन सी, ये जो है एस टाइप
ये जो है एस टाइप, ये जो वायरुलेंट है एस टाइप, उसे क्या किया उन्होंने, हीट। एस टाइप जो वेराइटी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसे हीट किया उन्होंने। क्या किया, इसे हीट। उसे नाम दिया गया कौन सा, हीट किल। यहाँ पे दिया है हीट किल वायरुलेंट एस टाइप। ये देखो यार, हीट किल मतलब जो एस टाइप है उसे हीट किया, हीट करने के बाद इसे नाम दिया एस टाइप हीट किल। हीट किल एस टाइप स्ट्रेन, इसे नाम दिया। क्या नाम दिया बाद में उसे, हीट किल एस टाइप स्ट्रेन। अब हीट किल मतलब जब उसने क्या किया, एस टाइप वेराइटी लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, जो टॉक्सिक है, पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है, उसे हीट किया। जब हीट किया तो उस वेराइटी को नाम दिया उसने थर्ड टाइप, दैट इज द हीट किल एस टाइप। ये वेराइटी उसे नाम दिया। बाद में ये जो हीट किल एस टाइप है वो इंजेक्ट किया उन्होंने, कहाँ पे, माइस को इंजेक्ट किया, माइस के ऊपर इंजेक्ट किया। जब माइस के ऊपर इंजेक्ट किया तब उन्हें ऐसे ध्यान में आ गया कि ये जो है हीट किल वायरुलेंट एस टाइप जो है, इन्फेक्ट करने के बाद भी वहां पे माइस जो था वो क्या था, लिविंग कंडीशन में था। फिर लिविंग कंडीशन में कैसा, उन्होंने तो क्या पहले यहाँ पे क्या देखा, एस टाइप जो है ये क्या है, वायरुलेंट। लेकिन वायरुलेंट होने के बाद वहां पे उन्होंने क्या किया, हीट करने के बाद जो वायरुलेंट नेचर था, टॉक्सिक नेचर जो था या इन्फेक्शियस जो नेचर था, वो क्या हो गया, नॉन इन्फेक्शियस में कन्वर्ट हुआ। वायरुलेंट नेचर नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट हुआ। इसी वजह से माइस को इंजेक्ट करने के बाद वहां पे क्या था, वो माइस लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट था। वो लिविंग था मतलब वो माइस जिंदा था, बराबर। मतलब जो पैथोजेनिक कंपोनेंट था या वायरुलेंट जो नेचर था वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में देखो यहाँ, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट कौन सा, उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट एक माइस लिया, उस माइस को हीट किल एस टाइप ऑफ स्ट्रेन जो है, जो थर्ड वेराइटी है, हीट किल एस टाइप जो थर्ड वेराइटी है, उसके साथ प्लस ऐड क्या किया वहां पे, नॉन वायरुलेंट आर टाइप ऑफ स्ट्रेन। ये देखो, नॉन वायरुलेंट आर टाइप मतलब स्मूथ, कैप्सुलेटेड स्मूथ, सॉरी कैप्सुलेटेड रफ, स्मूथ नहीं रफ, नॉन कैप्सुलेटेड रफ टाइप जो वेराइटी है, जो हीट किल एस टाइप है, उसके साथ क्या मिक्स किया है यहाँ पे, नॉन वायरुलेंट और नॉन कैप्सुलेटेड रफ टाइप वेराइटी ऐड किया। मतलब दोनों भी क्या है, नॉन वायरुलेंट, मतलब पैथोजेनिक है क्या, दोनों नहीं। क्यों, क्योंकि हीट करने के बाद इसकी टॉक्सिसिटी निकल गई, वायरुलेंट नेचर नॉन वायरुलेंट पे कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे ये तो पहले से ही कौन सी है इसका नेचर, नॉन वायरुलेंट है। ये उन्होंने ऐड किया, हीट किल एस टाइप प्लस नॉन वायरुलेंट आर टाइप उन्होंने ऐड किया। ऐड करने के बाद वो इंजेक्ट किया, कहाँ पे, माइस के अंदर इंजेक्ट। जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया, कुछ समय के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ ड्यूरेशन के बाद कुछ ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा, माइस जो था वो डाई, डेथ हुई। अब ये डेथ पॉसिबल थी क्या, डेथ क्यों हुई, मतलब ये दोनों तो क्या थे, नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप ऑफ स्ट्रेन और हीट किल एस टाइप ऑफ, ये दोनों का नेचर क्या था, नॉन टॉक्सिक मतलब नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट, बराबर। फिर भी वो माइस मर गए, क्यों, उसकी डेथ हुई, बराबर। अब इसके बेसिस पे ग्रिफिथ ने एक कंक्लूजन निकाला। अब ग्रिफिथ ने कौन सा कंक्लूजन निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैकेनिज्म, यहाँ पे ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट the R strain bacteria must have taken up to what he called transforming principle। इसके बेस पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या,
अब ट्रांसफॉर्मिंग मतलब इसके बेस पे यहाँ पे ग्रिफिथ ने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। कौन सा कंक्लूजन निकाला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये एक्सप्लेन किया हमने। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? जब दोनों कंटेंट, कौन सा, एक नॉन वायोलेंट आर टाइप, अब यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे आर टाइप बराबर हिट किल एस टाइप, हिट किल एस टाइप, ये ऐड किया और माइस को इन्फेक्ट किया बराबर। जब माइस को इन्फेक्ट किया तब वो माइस क्या हुआ, डेथ हुई बराबर। यहाँ पे डेथ होगी। माइस की डेथ होने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन किया। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ये म्यूटेशन की वजह से नहीं हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने एक्सप्लेन किया। मतलब इसके बेसिस पे ट्रांसफॉर्मिंग मैकेनिज्म या प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ अब आर टाइप ऑफ स्ट्रेन, आर टाइप ऑफ स्ट्रेन pick up certain substance from heat kill S type। R type stain pick up certain substance from heat kill S type। R type ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ तो सब्सटेंस कहाँ से मतलब पिकअप किया है, कैरी किया है, हीट किल S टाइप, वहां से कैरी किया। इसी वजह से ये दोनों वेराइटी किसमें कन्वर्ट हुई है? S टाइप में कन्वर्ट हुई है। एस टाइप कौन सी है? वायोलेंट बराबर। एस टाइप में कन्वर्ट हुआ। कब कन्वर्ट हुआ? दैट आर टाइप ऑफ स्ट्रेन पिक अप सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम हीट किल एस टाइप एंड विच, इसी वजह से कुछ सब्सटेंस उन्होंने पिकअप किया, कैरी किया है, इसी वजह से उसे नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसे नाम दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम दिया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसके बेस पे है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ आर टाइप स्ट्रेन पिक अप सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम हीट किल एस टाइप। हीट किल एस टाइप से कुछ सब्सटेंस क्या किया, यहाँ पे कैरी किया या पिकअप किया है, इसी वजह से ट्रांसफर हुआ। कुछ कंपाउंड यहाँ से ट्रांसफर हुआ है और पिकअप किया, इसी वजह से इसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ तक लाकर उन्होंने छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मिंग कंपोनेंट है, अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलना था? ये यहाँ पे ग्रिफिथ ने क्या बताया? ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे क्या पिकअप किया है? दैट आर टाइप ऑफ स्ट्रेन पिक अप सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम हीट किल एस टाइप। फिर उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला है कि जो पिकअप किया है सब्सटेंस वो कौन सा है? डीएनए। क्या ये? डीएनए। डीएनए उन्होंने पिकअप किया था। ये किसने कहा था? यहाँ पे ग्रिफिथ ने बोला था। दैट्स व्हाई डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन काफी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया और यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये एग्जैक्ट डीएनए ही है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है? अदर कंटेंट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, अदर कंपाउंड भी होते हैं वहां पे। फिर ये डीएनए कैसे पिकअप किया उसने? ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होता है, बराबर। मतलब ये आर टाइप ऑफ स्ट्रेन हीट किल एस टाइप से डीएनए कैसे पिकअप करेगी? क्योंकि सेल के अंदर काफी सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए, डीएनए एंड मेनी अदर कंपोनेंट काफी सारे होते हैं। तो वहां से डीएनए कैसे पिकअप किया होगा? ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसी वजह से ये थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड कर, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया। देन उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी, यहाँ पे नेक्स्ट जो तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पब्लिश की। देखो यहाँ कौन सी थ्योरी पब्लिश की है? देखो यहाँ पे एवरी मैककार्टी मैकलियोड एक्सपेरिमेंट। एवरी मतलब यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट ने कंबाइन इसके ऊपर वर्क किया है। अब वर्क कंबाइन यहाँ पे किया है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने फर्स्ट देखा है।
उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, किस लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 1928 से 1952 में, 1928 से 1952 में एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ, तीन एक्सपेरिमेंट है यहाँ, बराबर। फर्स्ट ग्रिफिथ ने किया है, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है तीन साइंटिस्ट ने मिलकर किया। ग्रिफिथ ने यहाँ पे कहां पर लाकर छोड़ा था, आर टाइप ऑफ स्टेन, आर टाइप, बराबर है। ये आर टाइप हीट किल एस टाइप, बराबर। ये इंजेक्ट किया माइस के ऊपर इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया तब दोनों का नेचर क्या था, नॉन वायलेंट नेचर था। जब माइस के ऊपर इंजेक्ट किया है तब ये माइस क्या हुआ, डेथ, इसकी डेथ हो गई, बराबर। और इसके बेसिस पे ग्रिफिथ ने क्या बोला है यहाँ पे, आर टाइप ऑफ स्टेन पिक अप सर्टेन सब्सटेंस दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफर हुआ, डीएनए पिकअप किया और वहां पे माइस की डेथ, मतलब। लेकिन काफी साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो छोड़ा था लास्ट पार्ट, जो ग्रिफिथ ने छोड़ा था, यहाँ से ही उन्होंने नेक्स्ट जो तीनों साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड और थर्ड वन दैट इज द मैककार्टी, इन तीनों साइंटिस्ट ने कंबाइन वर्क किया। नेक्स्ट रिसर्च यहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट किया। देन विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।